नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, हमारी जिंदगी एक पतंग की तरह होती है। किसी की पतंग कम ऊंचाई तक उड़ती है तो किसी की पतंग खूब आसमान में उड़ती है। किसी की पतंग आसमान में कट जाती है तो किसी की पतंग हवाओं के थपेड़ों में फट जाती है। पतंग चाहे जितना ऊंचा उड़े दोस्तों, उसको एक दिन जमीन पर वापस लौटना होता है। और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का हमारा ये सफर कहानियों से भरा होता है। जिंदगी में हम बहुत सारे लोगों से हमें प्यार मिलता है, बहुत सारे लोगों से हमें सबक मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हमें धोखे भी मिलते हैं। और हर दिन की अपनी एक कहानी होती है दोस्तों, और हर दिन का अपना एक सबक होता है दोस्तों। अपने कामों से हरियाणा के विकास पुरुष कहलाने वाले चौधरी बंसीलाल ने जिंदगी में पतंग की तरह खूब ऊंचाइयां देखी, खूब उड़ान भरी, लेकिन उनकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव थे। उनकी जिंदगी भी उतारों से अछूती नहीं थी। ऐसा कोई शख्स दुनिया में नहीं होता जिन्होंने कभी उतार ना देखे हों। सत्ता का सुख अपने साथ कई ऐसे चीजें लेकर आता है जिनका हमें भोग करना होता है, जिनका आदमी को पश्चाताप करना होता है। और आज हम बात करेंगे चौधरी बंसीलाल के बुरे दिनों की कहानी पर। उन दिनों की जब उनको हथकड़ी लगाकर खुली जीप में बिठाकर भिवानी की कोर्ट में ले जाया गया और अधिकतर रिश्तेदारों तक ने डर के मारे उनसे इस दौर में किनारा कर लिया था। 18 जनवरी 1977 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का खत्म करवा के चुनाव की घोषणा करवाई थी। और इस दिन से ही इंदिरा गांधी और उनके खास सिपहसालार माने जाने वाले पूर्व रक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल के भी बुरे दिनों की शुरुआत हो गई थी। इमरजेंसी में पत्रकारों को भी कुचला गया था, जेलों में डाला गया था। इसलिए इमरजेंसी खत्म होते ही इंदिरा गांधी जी के साथ चौधरी बंसीलाल पर भी पत्रकार बुरी तरीके से पिल पड़े थे। पूरे देश में एक माहौल पहले से ही तैयार हो गया था कि देश पर इमरजेंसी थोपने वालों को सबक सिखाया जाना चाहिए। और उस दौरान जो लेख छपते थे, जो बातें होती थी, वो ये होती थी कि चौधरी बंसीलाल ने ही इंदिरा जी को इमरजेंसी के लिए उकसाया था। 16 मार्च 1977 को लोकसभा में चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में सफाया हो गया। इंदिरा गांधी तो चुनाव हारी ही, उनके बेटे संजय गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा। रक्षा मंत्री रहे चौधरी बंसीलाल को भी जीवन में पहली हार का उन्होंने सामना किया। और भिवानी के लोगों ने बहन चंद्रावती के हाथों उनको बुरी तरीके से हराकर घर बैठा दिया। कांग्रेस पार्टी को कुल 150 सीटें मिली और एक सीट राजस्थान से थी, एक सीट कश्मीर से मिली थी, बाकी सीटें उनको दक्षिण भारत से मिली थी, 148 सीटें। उत्तर भारत में कांग्रेस को शायद उस समय अपनी सीटों की संख्या लेंस लगाकर ढूंढनी पड़ी होगी। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने। चौधरी चरण सिंह की हिट लिस्ट में थी इंदिरा गांधी और चौधरी बंसीलाल। इसलिए यह तय था कि अब इनका बुरा दौर शुरू हो गया है, इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। 30 अप्रैल 1977 को राष्ट्रपति ने हरियाणा समेत 9 राज्यों की कांग्रेस सरकारों की जो विधानसभाओं को भंग कर दिया। और हरियाणा में 12 जून 1977 को चुनाव हुए। जनता पार्टी ने शानदार 75 सीटों पर जीत दर्ज की। चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तोसाम से उतरना पड़ा। और तोसाम के लोगों ने इस बुरे दौर में भी चौधरी बंसीलाल का साथ नहीं छोड़ा। सुरेंद्र सिंह को आजाद उम्मीदवार के तौर पर जिताकर विधानसभा में भेजा। लेकिन दोस्तों, सत्ता है तो जीवन का हर रंग है, और सत्ता नहीं है तो राजनीतिक की जो जिंदगी है वो बेरंग ही होती है। चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवीलाल को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। चौधरी देवीलाल के जो हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के साथ ये तय हो गया कि इमरजेंसी में जो समय चौधरी देवीलाल ने जेल में काटा था, अब वो समय चौधरी बंसीलाल जेल में काटेगा। लोग ऐसी बातें करने लगे। कभी चौधरी बंसीलाल की सरकार में पंडित भगवत दयाल के चक्रव्यूह से बाहर निकालने को उस सरकार में खादी बोर्ड के चेयरमैन रहे चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल अब जानी दुश्मन हो चुके थे। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बनते ही सीधा चौधरी बंसीलाल के घर भिवानी में जाकर गरजे, जो सीधा संकेत था कि अब वक्त बदल चुका है, सत्ताएं बदल चुकी हैं और अब बदले का समय आ चुका है। चौधरी बंसीलाल खामोशी से वक्त बदलता हुआ देख रहे थे। कांग्रेस में ये गुट ने इमरजेंसी का जिम्मेदार मानते हुए चौधरी बंसीलाल को कांग्रेस से निष्कासन भी इसी दौर में करवा दिया।
अब चौधरी बंसीलाल के पास ना पद था ना पार्टी थी, वो दिल्ली अपने घर पर अधिकतर समय किताबें पढ़ने में बिताने लगे। अपने सारे काबिल और अच्छे वकील दोस्तों को उन्होंने भविष्य के लिए तैयार रहने को कह दिया था, क्योंकि उनको पता था कि अब जो दिन आने वाले हैं वो बहुत संकट के दिन हैं। दरियागंज दिल्ली से वो किताबें लाते और उनको पढ़ने में अधिकतर वक्त उनका बीतने लगा था। और जो भीड़ होती थी दोस्तों, भीड़ सत्ता के साथ होती है, सत्ता जाते ही नेताओं के पास भीड़ भी नहीं रहती, तो चौधरी बंसीलाल के पास पढ़ने और आत्मचिंतन करने के लिए बहुत वक्त था। धीरे धीरे करके वो सारे लोग जो चौधरी बंसीलाल के साथ नजदीकियां बनाने में गर्व महसूस किया करते थे, वो किनारा करने लगे और अधिकतर रिश्तेदार भी इस दौर में साथ छोड़ गए थे और बंसीलाल जी अपने सन्नाटे को अपनी किताबों में भरने में वक्त लगाया करते थे। चौधरी बंसीलाल को केंद्र से स्पष्ट निर्देश मिल चुका था। चौधरी देवीलाल को केंद्र से स्पष्ट निर्देश मिल चुका था कि चौधरी बंसीलाल को जितना जल्दी हो सके सबक सिखाया जाए, और उन्होंने ये निर्देश पुलिस महकमों को दे दिया कि अब बंसीलाल जी को कानून के घेरे में लाया जाए। चौधरी देवीलाल की सरकार ने चौधरी बंसीलाल के कई मामलों की जांच की और उन पर कई मुकदमे बनाए गए। हरियाणा पुलिस ने चौधरी बंसीलाल को घेरने के लिए एक साथ 75 जगहों पर छापेमारी की और चौधरी बंसीलाल के संदिग्ध दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। उस समय चौधरी बंसीलाल पर 25 से 30 मुकदमे बनाए गए और चौधरी बंसीलाल के वकील दोस्त पहले से ही इस दौर के लिए तैयार बैठे थे। खुद कई केस की ड्राफ्टिंग थी वो चौधरी बंसीलाल किया करते थे, क्योंकि वकालत का उनका भी एक अनुभव था और यह अनुभव खुद के मुकदमे लड़ने के काम आ रहा था। इस दौरान सहायोग भी शुरू हो चुका था, जो इमरजेंसी की जातियों के खिलाफ जांच कर रहा था, और चौधरी बंसीलाल को वहां से भी पेश होने के सम्मन आने शुरू हो गए थे। ऐसा माहौल बन गया था, ऐसा दिखाई देने लग गया था कि अब बहुत जल्दी चौधरी बंसीलाल सलाखों के पीछे होंगे। इंदिरा गांधी जी को भी इसी दौर में गिरफ्तार किया गया। अनेक मामलों में चौधरी बंसीलाल को उच्च न्यायालय से जमानत मिलती गई और जमानत स्वीकार करते हुए उन्हें अदालत से निर्देश मिले थे कि जब भी पुलिस को उनकी जरूरत हो तो वो भिवानी में स्वयं पुलिस के सामने प्रस्तुत हों। दोस्तों, 23 अगस्त 1977 का दिन था और एक मुकदमे में भिवानी पुलिस अधीक्षक ने चौधरी बंसीलाल को पहले से ही चल रहे एक मामले में जांच की जरूरत बताते हुए पेश होने को कहा। इस मामले में चौधरी बंसीलाल को पहले से ही जमानत मिल चुकी थी और चौधरी बंसीलाल जिस स्थिति में थे, पुलिस के बुलावे पर उसी स्थिति में नई दिल्ली से अपने वकील के साथ भिवानी के पुलिस स्टेशन पर पहुंचे। जब वे थाने में पहुंचे तो जो एसपी था, उन्होंने एक नई एफआईआर उनको दिखाई और उसे दिखाते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 5 के अंतर्गत चौधरी बंसीलाल के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि बंसीलाल को शिकायतकर्ता जो गिरफ्तार हो चुका है, उसने 3,50,000 रुपए दिए थे। यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता ने ये राशि भिवानी यूथ कांग्रेस के खाते से निकाली थी और इसके साथ ही कुछ अन्य राशि के दुरुपयोग की बात भी कही गई थी, जो भिवानी यूथ कांग्रेस के 3 पुरानी मैटाडोर बेचने से प्राप्त हुई थी। तो कुल करप्शन के आरोप चौधरी बंसीलाल पर 3,50,000 के थे और 3 पुरानी मैटाडोर बेचने के आरोप उन पर लगाए गए थे। गिरफ्तारी के बाद 24 अगस्त की रात को उनको अस्थमा की बीमारी थी, उसको देखते हुए उनको अस्पताल में रखा गया और 25 अगस्त को उनको फिर कोर्ट में पेश किया जाना था। और उस समय भिवानी में जो सीजीएम होते थे वो थे गोरखनाथ जी। बाद में वो हाई कोर्ट ने सिरसा जिले में किसी एक गलत जमानत देने के मामले में उनको बर्खास्त कर दिया था और उन्होंने फिर कई साल तक हाई कोर्ट में वकालत की। वो एक बहुत अच्छे वकील भी थे और कोरोना काल में बताते हैं कि उनका निधन हुआ है। अगर मैं उनका इंटरव्यू कर पाता तो हो सकता है कि वो इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे देते, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में है नहीं। इसलिए हमें उस दौर की जो किताबें हैं और उस दौर के जो अखबार हैं जिनमें ये जानकारियाँ भरी पड़ी हैं, उनको खंगालना पड़ेगा कि आखिर में हुआ क्या था उस दौर में। और बताया जाता है कि जो भिवानी के पुलिस अधीक्षक थे, उनको ये निर्देश सरकार से प्राप्त हो चुके थे कि जब चौधरी बंसीलाल को गिरफ्तार किया जाए तो उनको हथकड़ी जरूर लगाई जाए और पैदल कोर्ट में ले जाया जाए, ताकि दुनिया देखे कि आपातकाल लगाने वाले का आज क्या हाल है। लेकिन लोग चौधरी बंसीलाल की गिरफ्तारी की सूचना पर कोर्ट तक हजारों की संख्या में जुट गए थे और कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी और पुलिस अधीक्षक ने इसमें सरकार के सामने हाथ खड़े कर दिए कि पैदल ले जाना बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद उनको खुली जीप में, आप फोटो भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, उनको खुली जीप में भिवानी कोर्ट ले जाया गया
और रास्ते में हर जगह चौधरी बंसीलाल को देखने आए हजारों लोग जमा थे। हो सकता था कि आपातकाल के दौरान वे चौधरी बंसीलाल से क्रोध में हो, नाराज भी रहे हों, लेकिन जब उन्होंने हथकड़ी में चौधरी बंसीलाल को देखा तो कईयों की आंखों में आंसू टपकने लगे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में उसमें जो खबर छपी थी दोस्तों अगले दिन, उसमें यह बताया गया था कि चौधरी बंसीलाल पूरी रात हवालात में गुजारी थी। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार उनको अस्पताल में रखा गया था। चौधरी बंसीलाल की जो पैरवी है उसको करने के लिए कोर्ट में उनके बड़े बेटे चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जी और सीनियर वकील HR भारद्वाज जी खड़े थे। भारद्वाज जी, अगर मेरी जानकारी सही है तो उनका जन्म चौधरी छोटूराम के गांव गढ़ी सापला में हुआ था और बाद में भारत के कानून मंत्री भी वो बने थे। वो चौधरी बंसीलाल की पैरवी करने के लिए भिवानी कोर्ट में आए थे। चौधरी बंसीलाल को इस केस में जमानत मिल गई और इसके बाद जीवन में उनको ना कभी हथकड़ी लगी और ना उन्होंने कभी हवालात का मुंह देखा। धीरे धीरे करके आयोग का उन्होंने मजबूती से सामना किया और हर केस में बरी होते गए। 1980 तक उनकी कांग्रेस में वापसी हो गई थी और वो पार्टी की टिकट पर दोबारा चुनाव लड़कर चुनाव जीते और इसके बाद वो मंत्री भी बने केंद्र में। और इमरजेंसी के दिनों में चौधरी बंसीलाल कभी नहीं भूले। उस दौर में दोस्तों उनके पास जो गिने चुने लोग रह गए थे, फिर जीवन भर चौधरी बंसीलाल की वो गुड बुक में रहे और उन्हीं लोगों से चौधरी बंसीलाल ने अपने पारिवारिक संबंध कायम रखे। जो अवसरवादी लोग थे उनकी तरफ चौधरी बंसीलाल ने फिर जीवन में कभी झांक कर भी नहीं देखा। हालांकि बाद के सालों में वो फिर दो बार, एक बार 1 साल के लिए 1986 में और फिर 96 से 99 तक मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनके काम के तौर पर उनके पहले जो 2 कार्यकाल थे उनकी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल वो कहे जा सकते हैं दोस्तों। इसी दौर में उन्होंने हरियाणा को एक नया आकार दे दिया था, उसमें वो कामयाब रहे थे। उनकी आगे की जिंदगी के क्या कुछ पहलू हैं उन पर बात हम रोजाना करते ही हैं, कल के वीडियो में भी करेंगे। तो आज का जो वीडियो था बुरे दिनों की कहानी थी दोस्तों, इसलिए चौधरी बंसीलाल के बुरे दिनों में हम भी एक सबक ले सकते हैं कि जब बुरे दिन आते हैं तो उसका मुकाबला हमें धैर्य के साथ करना चाहिए। अच्छे दिनों में इतना फूलना नहीं चाहिए कि हम बुरे दिनों की आहट को भूल जाएं, क्योंकि ये तय है दोस्तों जिस आदमी ने जीवन में तरक्की की है उसको बुरे दिन भी देखने पड़े हैं, चाहे वो कोई भी रहा हो। बुरे दिनों के बिना जो जिंदगी बहारें हैं दोस्तों वो अच्छी नहीं लगती। जब पतझड़ आता है तो उसके बाद ही मजा आता है दूसरे सीजन देखने का। तो इसलिए अच्छे बुरे दौर चलते रहते हैं, अच्छे बुरे दौरों से हमें सबक सीखना चाहिए, बुरे दौर को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो आदमी अपने बुरे दिनों को नहीं भूलता है उसके पांव हमेशा जमीन पर रहते हैं, और जो आदमी अपने बुरे दिनों को भूल जाता है दोस्तों वो फिर आसमान की तरफ देखने लग जाता है। और हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि ज़्यादा आसमान की तरफ देख कर नहीं चलना चाहिए, ठोकर लगने से आदमी गिर जाता है। कल फिर बात करेंगे दोस्तों 3 बजे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।